बिहार में एक बार फिर से बनने जा रही है नीतीश सरकार और अब बस आधे घंटे का वक्त बाकी है। आधे घंटे बाद सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार और अब ये साफ हो गया है कि रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। गांधी मैदान में इस बार शपथ ग्रहण समारोह नहीं है, राजभवन में तैयारियां की गई हैं। शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं, जेपी नड्डा साथ में मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए एक एक करके खास मेहमानों का पहुंचना शुरू हो गया है। लेकिन इसी बीच आरजेडी कांग्रेस ने शपथ ग्रहण समारोह में जाने से मना कर दिया है, बहिष्कार किया है। कहा है कि जनादेश को शासनादेश से बदल दिया, ऐसे में हम पूरी तरीके से बॉयकॉट करते हैं, शपथ ग्रहण समारोह का शामिल हम नहीं होंगे। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 7 सपने हैं, 7 निश्चय हैं जो कि जिनका घोषणा पत्र में जिक्र किया था वो पूरा करना नीतीश कुमार के सामने चुनौती क्यों और कैसे होगा, इस पर भी हम सवाल करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। आनंद कुमार झा हमारे साथ हैं, दीपक झा हैं, मनोज लाल दास, शिवम शाह, ऋषि मिश्रा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही साथ मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राणा जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी। सुबह से चर्चा आप कर रहे थे मंत्रिमंडल को लेकर, नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तो तय हुआ, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर इतनी पसोपेश की स्थिति क्यों? देखिए, मंत्रिमंडल को लेकर पसोपेश की जो स्थिति है वो जेडीयू की तरफ से नहीं है, क्योंकि वहाँ नीतीश कुमार ही सर्वे सर्वा हैं, जो भी तय करना है उन्हीं को करना है। अब कोटे में कितने मंत्री पद आएंगे यही तय करना था बीजेपी के साथ है। बीजेपी के से बाकी लेना देना उनका नहीं है, अपने घर में सर्वे सर्वा वही है, सारे निर्णय उन्हीं के हैं। लेकिन बीजेपी को अपने अंदर तय करना जरूरी था और बीजेपी इस बार जो नाम लेकर के सामने आएगी, वैसे भी आप देखें तो 12-13 ऐसे लोग हैं जो या तो हार गए हैं या इस विधानसभा में नहीं है क्योंकि गुजर गए हैं। तो वैसे नए चेहरे होंगे, लेकिन बीजेपी के भीतर जो नए चेहरे होंगे वो बीजेपी की आगे की रणनीति के लिहाज से होंगे। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव के मकसद से बीजेपी अपने नाम तय करेगी। इसलिए अब जो भी नाम आप देख रहे हैं, चाहे वो रेणु देवी का नाम हो या तारकिशोर प्रसाद का नाम हो, मंगल पांडे होंगे, तो इस तरह के जितने भी नाम बीजेपी की तरफ से वो जातीय समीकरण को साधने के लिहाज से हैं और वैसा वोट बैंक जो बहुत लंबे समय से नीतीश कुमार के पास रहा है उसको अपनी तरफ खींचने या फिर आरजेडी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति के लिहाज से बीजेपी के नए नाम आपको सामने आएंगे। इसलिए इस बार जो बीजेपी की तरफ से नीतीश सरकार में लोग होंगे वो लंबी रणनीति का हिस्सा होंगे। मतलब दूर का सोच रही है एनडीए और खासतौर से बीजेपी। ऋषि जी, 2 डिप्टी सीएम तय करना यूपी की तर्ज पर, हालांकि इसके पीछे जातीय समीकरण भी नजर आते हैं, आपको कोई खास मकसद नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल, इस बार बीजेपी नीतीश कुमार को पकड़ने नहीं जा रही है। मैं थोड़ा कटु शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप 2005, 2010, 2015 में देखे होंगे कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार को फ्री हैंड एक तरह से बीजेपी ने दिया था, खासकर सुशील मोदी ने। और सुशील मोदी नो डाउट बीजेपी के बड़े चेहरा रहे हैं बिहार के। और जिस प्रकार से सुशील मोदी ने एक मैं शब्द देना चाहता हूं और उसी की सजा भुगत गए क्या सुशील मोदी? कमल चरण नीतीश कुमार, यानी बिहार बीजेपी का जो कमल था वो नीतीश कुमार के चरण में था। राणा सर मेरे बात से सहमत होंगे कि बीजेपी के कई मंत्री अपने डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं कर पा रहे थे। इवन सुशील मोदी के डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होंगे ये डिसाइड नीतीश कुमार द्वारा किया जाता था। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा थे, वो अपने मुजफ्फरपुर शहर में नगर निगम डिपार्टमेंट में सीओ एक खास आईएएस को लाना चाह रहे थे, 5 साल में नहीं ला पाए। तो कहीं न कहीं बीजेपी को इस बार जो मैंडेट मिला है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है, 74 सीट जीत के आए हैं, तो कहीं न कहीं बीजेपी को लगा कि ये सही समय है, ये सही टाइमिंग है कि अब पार्टी को विस्तार किया जाए और ऐसा। और आनंद जी मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे थे। देखिए ना आनंद जी, परिस्थिति बनाई जाए कि पब्लिक डोमेन में कैसी बातें हो रही हैं, नकारा तो नहीं जा सकता पूरी तरह से। नहीं रचना जी, ये ऋषि जी की एक अपनी अवधारणा हो सकती है, लेकिन इनके शब्द से मैं बिल्कुल असहमत हूं। और भारतीय जनता पार्टी और कमल कभी भी चरण में नहीं रह सकता है। कमल शिखर पर रहा है, शिव के मस्तक पर रहा है और लक्ष्मी का आसन रहा है। ऋषि जी, इसलिए कमल के संदर्भ में आप ऋषि जी के आशय को समझिए। आप हमारे मित्र हैं और उनकी मंशा जो है वो कमल की जो पारंपरिक महत्ता है इतनी हल्की उसको दरकिनार करने या उसको कम करने की नहीं थी।
वो आपको कुछ समझाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप समझ तो रहे हैं, लेकिन अपनी बात को किसी और तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं आप। बिहार की जनता, देश की जनता कमल को शिखर पर रखी है, वही लक्ष्मी के आसन को, वही विष्णु के आसन को बनाए रखी है और वो आगे भी बराबर बनाए रखेगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं राणा जी, आप निश्चिंत रहिए कि बिहार के विकास के लिए कमल को लोगों ने चुना है और भारत के विकास के लिए 2014 अच्छा, कमल को चुना है, एनडीए को नहीं। हाँ मनोज जी, देखिए क्या कह रहे हैं आनंद जी। और सिमिलरली बिहार के विकास के लिए कमल को चुना गया है, एनडीए को नहीं। आप अभी नहीं, मैंने नहीं कहा है, कमल को चुना है। इन्होंने कमल के संदर्भ में कहा, इसलिए मैं कमल का ही संदर्भ दे रहा हूं। हाँ। और पूरी अच्छा, इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद से बीजेपी बहुत गदगद है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और बहुत ज्यादा कमल और बीजेपी इंडिविजुअल नाम ले रहे हैं। अब एनडीए का नाम नहीं आ रहा है ज्यादा। जी, आनंद जी से मेरा एक सवाल है, कल नीतीश कुमार का बयान आया है, रचना जी परमिशन हो तो नीतीश कुमार जी का कल बयान आया है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाह रहा था, बीजेपी प्रेशराइज कर रही है। हाँ। आनंद जी कितना सहमत है? क्या आप प्रेशर देने लायक आप लोग बन गए हैं क्या कि नीतीश कुमार को प्रेशराइज करके सीएम बना रहे हैं? कल नीतीश कुमार का बयान है कि मैंने तो कह दिया कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, मतलब एनडीए में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और बीजेपी का सीएम होना चाहिए। ये तो बीजेपी हमें प्रेशराइज कर रही है कि आप ही सीएम बने। देख बंधुवर, जब नीतीश जी का यह बयान आया मैंने भी सुना, उनका व्यक्तित्व और पूरे बिहार की जनता में बढ़ गया। दूसरी बात मैं कहता हूं कि जब जीत होती है तो पूरे ग्रुप की होती है। हाँ। यहाँ एनडीए पूरे एक साथ लड़ी थी और जीत माननीय नीतीश जी की हुई है और एक साधारण कार्यकर्ता की भी हुई है और व्यक्तित्व चेहरा नीतीश जी का ही बिहार में था। हाँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं। रचना, दरअसल ये मामला ऐसा है कि बिहार के लोगों ने जो जनादेश दिया है, जो संख्या पार्टियों के हिस्से में है, वो इस तरीके से है कि किसी भी आदमी को अपने करने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अपने मन की आप कर पाए इतनी गुंजाइश नहीं है। फर्ज कर लीजिए कि बीजेपी आज की तारीख में इस बात पर अड़ जाती है कि मुख्यमंत्री तो मेरा होगा। नीतीश कुमार कहते हैं कि बीजेपी चाहती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, इसलिए मैं आ गया हूं। लेकिन बीजेपी ऐसा कहने के लिए क्यों आई है, यह समझना बहुत जरूरी है। अगर बीजेपी और जेडीयू के बीच में खींचतान होती है और दोनों पार्टियां अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं, तो वीआईपी और हम ये 8 अगर उधर खिसक जाते हैं तो 110 से 118 हो जाती है आरजेडी, और उधर ओवैसी साहब अपनी 5 सीटें लेके बैठे हुए हैं, तो 18, 5, 23, 123 का आंकड़ा आ जाता है, सरकार उधर बन जाएगी। तो आप अपनी जिद में सरकार गंवा बैठेंगे और फिर बिहार में आपके लौटने की गुंजाइश कम हो जाएगी। इसलिए बीजेपी फूंक फूंक के कदम रख रही है और बीजेपी जेडीयू को और जेडीयू बीजेपी को ये जो माला पहना रहे हैं, ये पहनाने की स्थितियां जो है चुनाव के पहले समझ में आनी चाहिए थी कि एलजेपी किस तरीके से मैदान में उतारी गई और जेडीयू को एलजेपी ने कितना नुकसान किया है। हाँ। अगर जेडीयू का यह कद आज की तारीख में है कि 43 सीटों पर आकर के पार्टी सिमट गई है, तो उसमें बहुत बड़ा रोल एलजेपी का है। और एलजेपी खुला छोड़ने के पीछे किस पार्टी का रोल रहा है या उसकी और यही नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज में भी नजर आ रहा है। मनोज जी, जीत हुई है, 7वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज में एनर्जी नहीं है, खुशी नहीं है, उत्साह नहीं है। रचना जी, मुझे यशवंत जी को जवाब दे देने दीजिए। हाँ बिल्कुल। रचना जी, जी मैं बोलूं क्या? जवाब दीजिए आनंद जी, जवाब दीजिए। यादव का फोटो गलत लगा। यशवंत जी अभी कह रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या ये आकलन आपको जब चुनाव परिणाम आ गया उसके बाद आपने एक नई जो है अवधारणा दे दिया, आइडियोलॉजी कहिए, तरीके कहिए, गणित बना दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब एनडीए के चुनाव प्रचार हो रहे थे, उसी समय में भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नीतीश कुमार जी को अपना चेहरा घोषित कर दिया था। और चाहे वो केंद्र के कोई भी बड़े लीडर हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, माननीय अमित शाह जी हो, माननीय जेपी नड्डा जी हो, कभी कोई संशय ही नहीं रहा कि नीतीश जी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, चाहे कम जीते या ज्यादा जीते। अरे तो इतना वक्त क्यों लग गया? रिजल्ट्स आने के बाद इतना वक्त क्यों लग गया सर? आपकी बात तो सही है। 2010 में भी आप चुनाव जब लड़े थे तो नीतीश कुमार ही आपका चेहरा थे और एनडीए ही लड़ रहा था। मेरी बात सुनिए ना, दरअसल जो आदमी पीछे सबक नहीं सीखता है वो कभी भी सही राह पर नहीं आता, उसकी कामयाबी बहुत मुश्किल में हो जाती है। बीजेपी ने सीखा है। 2010 में जब आप लड़ करके आए थे, 2013 में
मोदी साहब के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद नीतीश कुमार ने अपने आप को एनडीए से अलग कर लिया था, तो चूंकि उनके पास 115 सीटें थीं और 122-23 सीटों के लिए 4 कांग्रेस के आ गए, 4 उनके इंडिपेंडेंट आ गए, उनकी सरकार चलती रही। तो आपके बगैर भी लड़े तो साथ थे, लेकिन आपके बगैर भी सरकार चलाते रहे और ठोक के चलाते रहे और आपके सामने चलाते रहे। ऐसी स्थिति आपने देखी है, इसलिए आप चाहते नहीं है कि वैसी स्थिति दोबारा आए। यह जो स्थितियां मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह जो आंकड़ा है, इस बार का जनादेश है, उसने किसी भी पार्टी को कोई गुंजाइश दी नहीं अपने मन के करने की, इसलिए सब लोग अपनी लक्ष्मण रेखा की हद में हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और इसी बीच राजभवन में अब शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां और जोरों से शुरू हो गई हैं। अब तो अंतिम पड़ाव में है, क्योंकि अब किसी भी वक्त शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। ऐश्वर्या जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, तस्वीरें दिखाइए, कौन कौन पहुंचा है? देखिए, साफ तौर पर अभी कुछ ही देर बाद यानी 20 मिनट के बाद नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस वक्त मैं राजभवन में मौजूद हूँ। कैमरा पर्सन को कहूँगा कि अगर वो तस्वीरें दिखा पाएँ, ज़रा अपने कैमरे को पैन करें और दिखाएं। देखिए, तमाम एमएलएज, तमाम विधायक एनडीए के चारों दलों से राजभवन पहुंच चुके हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, अब बस इंतज़ार है तो अमित शाह, जेपी नड्डा और नीतीश कुमार के आने का। बाकी आप देख सकते हैं अभी तक मुझे सुशील कुमार मोदी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये आशा है कि वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पहुँचेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पूरे इस घटनाक्रम में दुखी नजर आए, गंभीर नजर आए। जिस तरीके से उनको डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के पद से हटाया गया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि वो यहाँ राजभवन पहुँचते हैं या नहीं, क्योंकि जब एयरपोर्ट पर अमित शाह को लेने जाना था तो संजय जायसवाल गए थे, तार किशोर यादव गए थे और खुद रेणु देवी गई थी, लेकिन सुशील कुमार मोदी का कहीं पर भी हमें चेहरा देखने को नहीं मिला था। और सुशील मोदी की नाराजगी अब तो जग जाहिर है। हालांकि इस बात को बार बार नकार रहे हैं आनंद कुमार जी भी और मनोज लाल जी भी। ऐश्वर्या, आप लगातार जुड़े रहिएगा और जो भी खास जानकारी, जो भी खास तस्वीर आए तो आप बताइएगा, हम तुरंत आपके पास लौटेंगे। लेकिन मेरा सवाल शिवम शाह आपसे भी है। हालांकि अब तो बहुत कम वक्त बचा है, शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। नाराजगी ऐसी क्या हो गई? राजनीति में तो अपार संभावनाएं होती हैं, दोस्त दुश्मन बन जाया करते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाया करते हैं। ऐसी भी क्या नाराजगी कि शपथ ग्रहण में जाने से ही मना कर दिया, पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया? हाँ शिवम जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही आपकी। दीपक जी, क्या महागठबंधन? हाँ, आवाज आ रही है। शिवम जी, आप अपनी बात रखिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होने का साफ साफ तौर पे पूरा जनता, बिहार की जनता देख रही है कि जो शपथ ग्रहण समारोह में आज नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण में शपथ लेंगे, यह साफ तौर पे गलत है। पूरा जनता के मैंडेट को कैसे गलत है? कैसे गलत है? बिहार की जनता ने वोट नहीं दिया क्या? बताइए, जबरदस्ती। ये पिछले बार भी जनाब एग्जिट पोल में जब महागठबंधन सरकार बना रही थी, जब तेजस्वी यादव के बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग लग गए थे, भावी मुख्यमंत्री, वो ठीक था। देखिए, हम इस बात को देखिए, उस समय भी बात है, एग्जिट पोल में भी हम लोग जीते थे और आपको मालूम होना चाहिए कि जिस प्रकार से बैलेट, आपको जानकारी होना चाहिए कि बैलेट पेपर में जिस प्रकार से हम लोग जीते हुए थे। चलिए एक बात बताइए, छोड़िए जो हुआ उसे छोड़िए। अब मुझे बताइए कि क्या आरजेडी विपक्ष में बैठने वाली है पूरे 5 साल या कोई और स्ट्रेटेजी है? हम लोग साफ तौर पे, हमारे नेता का आदेश है कि हम लोग जनता के बीच में थे, जनता के बीच में रहेंगे और जनता और हम लोग का जो मानसिकता था, जो हमारी पार्टी की नीति थी, हमारे नेता का नीति है कि सिंचाई, दवाई, कमाई, सुनवाई, ये जितनी भी प्रक्रियाएं थी, आपको रोजगार का मुद्दा था, शिक्षा का मुद्दा था, स्वास्थ्य का मुद्दा था, इन सभी मुद्दों पर हमारी पार्टी और हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता पूरे तरह से अडिग है और हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। सरकार में हमारा सत्ता पाना ये नीतीश कुमार का मैंडेट हो सकता है कि इतनी बड़ी हार होने के बाद नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमको जबरदस्ती बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री। साफ तौर पे जिस प्रकार से नीतीश कुमार को डर है, उतना ही डर भाजपा को भी है। देखिए, एक्टिवनेस की कमी तो रह गई ना, एक्टिवनेस की कमी रह गई। महागठबंधन में कुछ तो चूक रह गई, जिसकी वजह से नतीजे आपके समर्थन में नहीं आए, आपके पक्ष में नहीं आए। दीपक झा, कमी कहाँ रह गई? जमीन पर जाकर काम नहीं किया? कांग्रेस पिकनिक मना रही थी? देखिए, कमी कहीं नहीं रही थी।
कमी कांग्रेस में ये रह गई कि कांग्रेस को छल नहीं आता भाजपा की तरह, कांग्रेस को ठगना नहीं आता भाजपा की तरह, कांग्रेस को बरगलाना फुसलाना नहीं आता, कांग्रेस को बेईमानी करना नहीं आता, कांग्रेस को इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करना नहीं आता, कांग्रेस को ये नहीं आता कि पहले डिक्लेयर कर दिया जाए कि आप जीत चुके हैं, फिर इलेक्शन कमीशन को आप ऑर्डर देके कहें कि आप इनको हरवाओ। कपिल सिब्बल कह रहे हैं हार को नियति समझ लिया है कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने, ऐसा है? जेडीयू इनको छल बल धन बल में माहिर हैं। देखिए कपिल सिब्बल जी बड़े नेता हैं, बड़े वकील हैं, कह रहे हैं तो देखिए जिसको आप छल कह रहे हैं, जिसको आप छल कह रहे हैं, मौजूदा वक्त में राजनीति वैसी ही नजर आती है। कमेंट करूंगा राणा जी, जिस तरीके से आरजेडी राजभवन की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, सवाल मैं करूंगी राजभवन की तस्वीरें देखिए, खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया है, मंच तैयार है। नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। धीरे धीरे मेहमानों का आना शुरू हो गया है, क्योंकि अब तो चंद मिनट का फासला रहा है। लेकिन बिहार में जो सियासी समीकरण फिलहाल है, इशारा क्या है राणा जी? आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, क्या शांति से 5 साल विपक्ष में बैठने वाली है, या फिर बीजेपी की राह पर चलेगी, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में करने की कोशिश हुई? देखिए, चूंकि बीजेपी केंद्र में है और वहां बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, तो इस तरह की गुंजाइश आपके पास यूं ही नहीं मिल जाएगी, क्योंकि आप विपक्ष में हैं और विपक्ष कभी सरकार को अस्थिर कर ले और अपने हक में विधायकों को खड़ा करके बहुमत का आंकड़ा हासिल कर ले। कम से कम बिहार जैसे राज्य में तो बहुत मुश्किल है आरजेडी के लिए। हालांकि आरजेडी ने इस बार जो चुनाव लड़ा है बहुत मजबूती से लड़ा है और तेजस्वी यादव एक बड़े नेता के तौर पर बिहार में उभरे हैं। उन्होंने बताया है कि एक पूरी की पूरी सरकार जो केंद्र की है या राज्य में प्रदेश की सरकार है, उसका अपना एक सिस्टम है, इतने मंत्री हैं, इतना लाव लश्कर है, इतने नेता विधायक हैं, सबके होने के बावजूद अकेले वो मैदान में थे और उन्होंने बाजी लगभग बराबर पर ला करके छोड़ी है और इसमें तेजस्वी यादव के नेतृत्व की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने बायकॉट किया है, यह लोकतांत्रिक परंपरा और मर्यादा के लिए ठीक नहीं है और उनको जाना चाहिए था, वहां बैठना चाहिए था। लोकतंत्र में हार और जीत होती रहती है, लेकिन आप किस तरह का उदाहरण रखते हैं, यह आपकी छवि लोगों के बीच में जाती है। अभी ये कहा जा रहा था कि छल नहीं आता है कांग्रेस को, कपट नहीं आता कांग्रेस को, इसलिए जीतती नहीं है। जीतना जो है वो जनादेश का नाम होता है। अगर आपका नेता 70 सीटें लेने के बाद हिमाचल में जाकर के छुट्टियां मनाएगा तो फिर आपको जीत नसीब नहीं होगी। अगर कोई आदमी सुबह 4-5 बजे से जगकर रात के 12 बजे तक लगातार संगठन और मोर्चों पर लगा रहेगा या उसकी पार्टी के तमाम लोग लगे रहेंगे तो उसके हिस्से में जीत नहीं आएगी। तो फिर जीतने के तरीके पर सवाल आ जाएगा कि जीत जो है वो मेहनत से नहीं आती है, जीत संगठन से नहीं आती है, जीत लगातार लोगों के बीच में रहने से नहीं आती है, जीत तो किसी और रास्ते से आती है। तो यह अगर ऐसा हो जाता है तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। आपके नेता के पास अपनी पार्टी का नेतृत्व करने और लोगों के साथ पार्टी को जोड़ने का इल्म नहीं है, वो काबिलियत नहीं है और वो लगातार ये सोचते रहते हैं कि चुनाव के दौरान लोगों के पास आइए, अपनी बात रखिए, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री वहां की सरकार के खिलाफ जो बोलना है बोल करके चले जाइए, इस तरीके से जनता आपको वोट दे देगी। यह संभव नहीं होता है और कम से कम तब जब आपके मुकाबले में एक बहुत बड़ी पार्टी, एक बहुत बड़ा संगठन और एक बहुत बड़ा नेता खड़ा है, नरेंद्र मोदी जैसा, जो 24 घंटे काम करने और 365 दिन काम करने में यकीन करता है और अपने संगठन के साहुल सूते को दुरुस्त रखता है। वैसे में आपको अपने आप को बड़ा करने और अपने भीतर बहुत सारा बदलाव करने की जरूरत है, जो राहुल गांधी करते हुए नजर नहीं आते हैं। इसीलिए उनके पार्टी के भीतर से भी बड़े और बुनियादी सवाल उठते हैं, जैसे कपिल सिब्बल ने उठाया और उसका खामियाजा भुगता भी है इलेक्शन के रिजल्ट में। तस्वीरें आ रही हैं ऋषि जी, तस्वीरें आ रही हैं। अमित शाह पहुंच गए हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं और ये तभी की तस्वीरें हैं। हालांकि देखिए कोरोना काल में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, कोरोना काल में सबसे बड़ा इलेक्शन भी हुआ। अब कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो किया भी जा रहा है, चेहरे पर सभी के मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, और गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। आप कुछ कह रहे थे? आपको बताऊं, इंडिया न्यूज पहली चैनल है इस देश की जिन्होंने कल ही ब्रेक कर दिया था कि बीजेपी कोटे में विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी जा रही है। और राजभवन से जो आपको फोटो देखने को मिला है, विजय चौधरी वहां बैठे हैं, मंत्रिमंडल के जो मंत्री शपथ लेंगे। तो ये इंडिया न्यूज के लिए सब, मैं समझता हूं कि जितने भी बड़े चैनल हैं उनके लिए करारा जवाब है कि इंडिया न्यूज सबसे पहले न्यूज ब्रेक करती है। और आज मुझे खुशी है कि हमने जो न्यूज कल इंडिया चलाया था, आज सही साबित होती हुई दिख रही है कि विजय चौधरी नीतीश
के कैबिनेट में मंत्री बनने जा रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी के पाले में जा रही है। बहुत बड़ा न्यूज है। बिल्कुल, तारकिशोर यादव और रेणु ये देवी के नाम का भी मोहर लगी है और धीरे धीरे इंडिया न्यूज हर तस्वीर, हर ताजा जानकारी आप तक पहुंचा